फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल को वॉच करते हैं, जिन्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, उन सभी लोगों को, और जो लोग न्यू हैं सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू है फ्रेंड्स। और जो मैं आज अपने चैनल पे पढ़ाने जा रही हूँ वो एंजाइम्स के आगे का ही जो टॉपिक है वो पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम एंजाइम स्टार्ट किया था, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं लेकर के आई हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, और भी बहुत कुछ जो आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो एंजाइम का नेचर होता है फ्रेंड्स, देखिए ये एक आप लोगों ने सेंटेंस सुना होगा, पढ़ा होगा कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम है। ये सही है या नहीं, या जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन है, ये बात सही है या नहीं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ओके। तो उनका नेचर जो है वो प्रोटीनेशियस है। लेकिन जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सभी एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करते हैं, ओके। तो जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं ये, एक्सेप्ट 2 RNA एंजाइम्स। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन नहीं है। तो आपको बताना होगा राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज पी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एफिशिएंसी का। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी क्या होती है? जो एंजाइम की एफिशिएंसी होती है वो जितने भी एक्टिव साइट्स एंजाइम पर प्रेजेंट होते हैं उस पर डिपेंड करती है, ओके। तो जो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं वो पर मिनट चेंज होते हैं एंजाइम से। इनको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टर्नओवर नंबर। तो ऐसा नंबर, ठीक है, ये टर्नओवर नंबर क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो कि पर मिनट चेंज होते रहते हैं एंजाइम के द्वारा, वो कहलाते हैं टर्नओवर नंबर। जितना ही टर्नओवर नंबर हायर होगा उतना ही एफिशिएंट एंजाइम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी। तो एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में, और जो डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो सेम सबस्ट्रेट पर एक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। सिमिलरली कोई भी एंजाइम वो डिफरेंट सबस्ट्रेट पर वर्क कर सकता है और डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स दे सकता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है चेन ऑफ रिएक्शन का। तो एंजाइम की जो रिएक्शन है वो आइसोलेटेड नहीं होती हैं, ये क्विक सक्सेशन होता है इनमें। और जो टीम ऑफ एंजाइम्स होती है वो एक साथ काम करती है और मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस होती हैं। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। कोलाइडल नेचर है, एंजाइम्स हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये हाइड्रोसॉल्स बनाते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब कि ये वाटर लवर होते हैं, ओके। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर लवर नहीं है, जो वाटर से दूर भागते हैं। नाउ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, ओके। आप वापस से वो रिएक्शंस आपको मिल सकती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। जबकि जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर डिपेंड करती है, और जो रिएक्टेंट की अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगी, प्लस कंसंट्रेशन जो होती है इन प्रोडक्ट की और पीएच इस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर सेंसिटिविटी। ये एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। देखिए, जो एंजाइम्स होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं या थर्मोलिबाइल होते हैं, और ये 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर जो कि इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा चुका है कि एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड याद होना चाहिए। ये इनएक्टिव हो जाते हैं जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, और ये 50 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीनेचर्ड हो जाते हैं, ओके। इनका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। मैकेनिज्म जो है इसमें क्या है, ये आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होती है और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एक बार देख लेते हैं। जो एंजाइम की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो तो सब आप लोगों को पता ही चल गया होगा। लेकिन जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनके बीच में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बॉन्ड होते हैं, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होता है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, जैसे आपका अगर O2 है इटसेल्फ नाइट्रोजन है, ठीक है, या तो फिर आपका नाइट्रिक एसिड है, जो भी आप मॉलिक्यूल लोगे सबके बीच में बॉन्ड्स होते हैं। तो करना क्या रहता है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं तभी
हम किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर हमें मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो उसके बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे होता है ना, यूनिटी होती है, अलग अलग एटम्स के बीच में एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में बॉन्ड्स होते हैं। तो अब जो चेंजिंग होती है इनके बीच में, जैसे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि हाईली अनस्टेबिलिटी आती है इनमें, ठीक है। पहले जब इनका चेंज होना शुरुआत होगा, चेंज होगा ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में, जब इसका कन्वर्जन होगा या मॉलिक्यूल में कोई रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल होती है। उसके बाद फिर रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं फ्रेंड। फिर जो रिएक्शंस होती हैं मॉलिक्यूल की, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब होती करती हैं, उनके आसपास से एनर्जी को वो लेती हैं तब आगे रिएक्शन करती हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, यानी कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर रिलीज़ कर रही है तो एक्सो है, और अगर एनर्जी सराउंडिंग से ले रही है तो एंडोथर्मिक है। नए बॉन्ड्स यहाँ पे बन जाएंगे, ओके। और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने स्टेबल शेप में रिटर्न हो जाता है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो लोअर हो जाती है। तो देखिए, एक एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जो है सप्लाई एनर्जी की वो चाहिए होती है, जिससे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वो स्टार्ट हो सके, और इस एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिससे कि एक्टिवेशन हो सके या एक्टिवेट हो सके कोई मॉलिक्यूल और रिएक्शन प्रोसीड कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, पहले इसको देख लेते हैं। तो जो लोअरिंग है इसमें क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो नॉन कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं उनमें ये हाई होती है उनके लिए। तो इसको कोई एंजाइम जो होता है वो उसे कम कर देता है, लोअर कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, ओके। ये क्या करती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, जिसके बाद जो फोर्सफुली जो है कोलिजन होता है, या कह दी आपस में रिएक्टेंट्स की लड़ाई होती है, ठीक है। और इसके बाद जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, और अब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिसॉल्वेशन की स्टेट में आते हैं, यानी कि अब उनका डिसॉल्वेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक वीक बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है और रिएक्टेंट एंड एंजाइम के बीच में, और फिर जो रिएक्टेंट होता है वो एक दूसरे के पास पर आता है, एक्टिव रीजन के पास आता है, और एक जो स्ट्रेन होता है रिएक्टेंट्स में वो डेवलप हो जाता है, और बॉन्ड्स जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा, ठीक है, आगे फिर रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम है रिएक्शन का, उसमें अपने आप में एनर्जी हाई होती है, ज़्यादा होती है। एंजाइम का काम क्या होता है कि वो वहाँ पे उस रिएक्शन में जा करके उस जो सिस्टम की एनर्जी है उसको लोअर कर देता है, ऐसा बना देता है कि उस रिएक्शन को आसानी से आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। अब यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, डायग्राम है आपको, वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, ओके, कंटेंट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्री एनर्जी है, ये प्रोग्रेस है रिएक्शन की, ये इनिशियल स्टेट पे रिएक्टेंट हैं। यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ ये लाइंस जा रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस स्टेट पे जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की या नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन की है। देन ये जो आपका पूरा जो रेंज है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है कैटालाइज्ड रिएक्शन की, ओके। और यहाँ फाइनल स्टेट का जो आपका यहाँ पे जो फाइनल स्टेट है और जो ये इनिशियल स्टेट, इन दोनों के बीच में जो फ्री एनर्जी चेंज है उसको डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया गया है। और ट्रांजिशन स्टेट जो है, चेंजिंग की जो स्टेट है, ट्रांजिशन हो रहा है जहाँ पे, वो यहाँ पे 8 से प्रेजेंट किया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है।
आगे क्या है, फॉर्मेशन है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल सब हम लोग देखेंगे। इन मॉडल को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आपको जो भी मॉडल है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है लॉक एंड की मॉडल। तो ये एम एल फिशर ने दिया था, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसका नेम। तो आपको नाम याद रखना है, एम एल फिशर ने 1894 में इसको प्रपोज किया था। और ये जैसे कि कोई भी ताला होता है, उसको खोलने के लिए एक कोई पर्टिकुलर चाबी होती है जिससे कि वो खुल सकता है। यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ है। वैसे ही जो सबस्ट्रेट होता है स्पेसिफिक शेप का, वही स्पेसिफिक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे फिट होता है। यानी कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको खोलने के लिए या वहाँ पे पहुँचने के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का शेप होता है, ठीक है। वही वहाँ पे चाबी और ताले का रिलेशन बना सकता है। नाउ अब ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके स्पेसिफिक अपने शेप होते हैं, ठीक है, जो कि ईएस कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को भी एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक फिर से पिक्चर्स देख सकते हैं। लॉक एंड की मॉडल की पिक्चर है ये, ठीक है, डायग्राम है। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है, बहुत इजी है, सबको पता है। एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये सबस्ट्रेट बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो गया वहाँ पे, इजी सा डायग्राम है ये। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कैटालाइज हो गया, कैटालिसिस हो गई तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट अलग अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग है, एंजाइम अलग है। नाउ दूसरा भी मॉडल देख लेते हैं जो कोस्टलैंड में प्रपोज किया था। इनके जो प्रपोज करने वाले हैं यानी इनके जो भी जिन्होंने मॉडल को दिया है उनको आपको ज़रूर याद रखना है। तो कोस्टलैंड है, 1959 में इन्होंने प्रपोज किया था। और ये कहा था कि जो एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम की वो रिजिड नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स है और उसमें जैसे कि लॉक एंड की में बताया गया था कि बिल्कुल जिसे हर एक लॉक की एक अलग अपनी अलग की होती है, कोई दूसरी की उसमें नहीं फिट होकर खोल सकती है, ठीक है। वैसे ही इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि ये फ्लेक्सिबल है, मतलब उसमें जो आपका एंजाइम का जो साइट है वो फ्लेक्सिबल होता है, सबस्ट्रेट से उसका रिएक्शन हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। देखिए जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से तो वो उसका जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है वो उसमें आ जाता है। एंजाइम का मॉलिक्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं और जो फिट होता है, ठीक है। और फिर सबस्ट्रेट एंजाइम इंटरेक्शन हो जाता है। और इंड्यूस फिट जो होता है वो केमिकल ग्रुप्स जो होते हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं पोजीशंस में, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम की केमिकल रिएक्शन, जो एंजाइम होते हैं केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से कैटेलाइज कर देते हैं, ओके। और इन्होंने इनकी थ्योरी पर देख लेते हैं। और क्या है कि ये जो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो बटरेसिंग होती है और एक कैटालिटिक होती है। तो जो बटरेसिंग ग्रुप होता है वो सबस्ट्रेट को सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और जो कैटालिटिक ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो बॉन्ड्स को वीक करता है, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक फोर्सेस के द्वारा। तो यहाँ पे आपको इस थ्योरी के बारे में पता चल गया, क्योंकि थ्योरी के बारे में एक दो लाइंस लिखी रहेंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी थ्योरी है, तो आप इसको बता सकते हैं। आपसे उसके नेम पूछे जाएंगे कि किसने प्रपोज किया, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं पिक्चर से आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है। तो ये बता देती हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना चाहिए। तो ये एंजाइम जैसे पेरोक्सीडेज का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ओके, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये एक्टिव साइट है। तो सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर ले रहा है ताकि सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो सके। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। नाउ अब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है। अब ये देखिए लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है वो एक्टिव साइट को छोड़ दे रहा है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर है, ऑक्सीजन ये है, वाटर ये है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। थ्योरी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये भी दे दिए गए हैं। तो लॉक एंड की थ्योरी है, इंड्यूस फिट थ्योरी है। एक्टिव साइट जो होती है सिंगल एंटाइटी होती है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। और लॉक एंड की में कैटालिटिक ग्रुप सेपरेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट होता है। एक्टिव साइट स्टैटिक होती है, लेकिन इंड्यूस फिट में जो है वो सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में रहती है। नाउ सब जो डेवलपमेंट होता है ट्रांजिशन स्टेट का वो कंसिडर नहीं किया था। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है बिफोर ट्रांजिशन स्टेट के पहले, वो जो है उसके हिसाब से रिएक्टेंट का चेंज होता है। और इसमें कोई विजुअलाइज वीकनिंग जो सबस्ट्रेट बॉन्ड्स की नहीं होती है।
और जिस यहाँ पे जो कैटालिटिक ग्रुप होता है वो ऐसा माना जाता है कि वो वीकन हो गया, जो सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स के द्वारा जो है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ है, तो यहाँ पे बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। तो चलिए इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल गई, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अब आपको जो यहाँ पर आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एंजाइम के जो भी चैप्टर है आपका, तो वो आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम में जिस यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो देखने को मिल जाएगा। देखिए फैक्टर्स जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो टेम्परेचर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी होती है, और ये जो टेम्परेचर है उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और इसके जो अगर अबाउट जो टेम्परेचर होता है तो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है इसके बिलो और इस रेंज के नीचे जो होती है और अबाव जो होती है वो इफेक्ट करती है। हाई टेम्परेचर अगर 50 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। इनएक्टिव साइट्स जो होती हैं तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। नाउ यहाँ पे टेम्परेचर का आपको मिल जाएगा, रिएक्शन वेलोसिटी है ये टेम्परेचर है ऑप्टिमम ये, ठीक है। तो अब पीएच पे देख लेते हैं। तो एंजाइम जो है इसकी अपनी पीएच होती है, तो जो पीएच में राइज होता है या फिर फॉल होता है, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस होती है बाई जब इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो चेंज होती है, तो इस पर इफेक्ट पड़ता है। नाउ जो मोस्ट ऑफ द जो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रल पीएच पे होता है, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक या फिर अल्कलाइन पीएच पे एक्टिव होते हैं। नाउ अब यहाँ पर एंजाइम जो है ये एंजाइम कंसंट्रेशन देख लेते हैं। तो एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है, जो रेट ऑफ द एंजाइमिक जो रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ बढ़ती है, और ये कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट। और इस लिमिट के बाद जो इसकी एक्टिविटी होती है बहुत ही कम या फिर लिटिल एक्टिविटी हो जाती है। नाउन फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देख लेते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो इनिशियली जो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन होता है वो बढ़ता है जैसे जैसे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। नाउ शुरू में क्या होता है, जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो हाई होती है, लेकिन बाद में ये इंक्रीज नहीं करती है, ओके। और यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एंजाइम का मॉलिक्यूल होता है वो फुली सैचुरेट हो चुका होता है और कोई भी एक्टिव साइट नहीं बची होती जिससे कि एडिशनल सबस्ट्रेट बांध सके या बाइंड हो सके। एक्टिवेटर्स और पॉइजन्स ये देख लीजिएगा। तो एक्टिवेटर्स एंड पॉइजन्स में यहाँ पे जो को फैक्टर्स होते हैं लाइक आपका पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन एटसेट्रा, ये सब को फैक्टर्स ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और जो कुछ हेवी मेटल्स होते हैं जैसे कि साइनाइड्स, अजाइड्स एंड आयोडोएसिटेट्स, ये और एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जो हर एग्ज़ाम में लगभग आ जाता है मैचेलिस मेंटन कांस्टेंट जो है या मैचेलिस मेंटन इक्वेशन है वो आ गई। तो ये देखिए मिचेलिस मेंटन इक्वेशन मैथमेटिकली इलिस्ट्रेट की गई थी। यहाँ पे इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी जो है और जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है इसके बीच का ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, ओके। और यहाँ पे Km जो है ये मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट है, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसका, जो कि इंडिकेट करता है कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है जिस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड होती है किसी भी एंजाइम के द्वारा और अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ पे होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मिचेलिस मेंटन MM कांस्टेंट, ओके। Km से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Km जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी एंजाइम की इसके सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ जो हाई अगर Km वैल्यू होगी तो ये इंडिकेट करेगी कि लो एफिनिटी है, जबकि जो लो Km वैल्यू होगी ये इंडिकेट करेगा कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। Km वैल्यू जनरली 10⁻⁻1 से 10⁻⁶ m तक रेंज करती है। Km जो है वो मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट, यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट, देन एंजाइम सबस्ट्रेट सब रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर एंजाइम है एंड प्रोडक्ट। एंजाइम रिएक्शन में ऐसे आपको बाद में मिल जाएगा क्योंकि इसका कंजप्शन नहीं होता है। तो मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट जो है इक्वेशन है वो सुटेबल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जो हुआ V इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी V मैक्स अपॉन Km प्लस S क्या है, सबस्ट्रेट है। वेयर जो V है वो मेजर्ड वेलोसिटी, V मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी है, S सबस्ट्रेट है, ओके। कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है एंड Km क्या है, मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा ग्राफ देख सकते हैं।
इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन रिएक्शन वेलोसिटी विद और विदाउट एंजाइम। तो ये वी मैक्स है, ये हाफ वी मैक्स है, ये के एम है। ओके, रिएक्शन विदाउट एंजाइम है, रिएक्शन विद एंजाइम है। रिएक्शन वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट दे रखा है। तो होपफुली इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और देख लें, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शंस। ओके, तो ये जो इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, और प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मोटिवेशन ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।